What's up, guys, and welcome back to our channel. So, मैं क्रिश राजपूत, आपका बीएसटी का टीचर, और लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 1 ऑफ बीएसटी, दैट इज द नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट का पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। और उसमें हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया था, और हम अभी इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से कंटिन्यू करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं। सो द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में बेसिकली 5 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट से शुरू करते हैं। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। सो मैनेजमेंट का जो डेफिनेशंस थी और जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स है, उसमें ऐसा था कि वो ग्रुप गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। और बेसिकली वो जो ग्रुप में पीपल होते हैं, उनके काम को ऐसे सिंक्रोनाइज करता है ताकि वो एक टारगेट अचीव कर ले। तो इसका मतलब ये होता है कि जो ग्रुप का गोल है, यानी जो ग्रुप का टारगेट है, उसको अचीव करने में मैनेजमेंट हेल्प करता है। तो इसका सिंपलेस्ट वही हो चुका है कि मैनेजमेंट ट्राइज टू इंटीग्रेट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडिविजुअल्स अलोंग विद ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट है और जो इंडिविजुअल का टारगेट है, मैनेजर को वो दोनों साथ में लेकर चलना होता है, ताकि एट द एंड जो कंपनी का अल्टीमेट गोल है, वो सारे एम्प्लॉयज मिलके अचीव कर लें। बाद में यही लिखा है, मैनेजमेंट डायरेक्ट्स द एफर्ट्स ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स इन कॉमन डायरेक्शन। यस, कॉमन डायरेक्शन कौन सी डायरेक्शन? कंपनी के गोल्स की डायरेक्शन। कंपनी जिस डायरेक्शन में जाना चाहती है, उस डायरेक्शन में सबके एफर्ट्स जाने चाहिए, तभी टारगेट अचीव हो गया। अगर सबके डायरेक्शन सब अपने इंडिविजुअल गोल्स पे काम करेंगे, तो कंपनी के गोल्स कभी अचीव नहीं होने वाले। सबको एक डायरेक्शन में जाना होगा ताकि कंपनी के गोल्स एट द एंड अचीव हो जाए। सेकंड इज मैनेजमेंट improves efficiency. Management insists on efficiency and effectiveness in the work through planning, organizing, staffing, directing and controlling. जो ये 5 फंक्शंस है, ये बहुत डिलिबरेटली बनाए गए हैं ताकि लीस्ट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज से कम रिसोर्सेज से बेस्ट एफर्ट्स और बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स निकल सके। सो अगर कंपनी इन 5 फंक्शंस को अच्छे से यूज करे, अच्छे से प्लानिंग करे, ऑर्गेनाइज करे, स्टाफिंग अच्छे एम्प्लॉयज को हायर करे, और गोल्स एकदम प्रैक्टिकल और अचीवेबल टारगेट सेट करे, और कंट्रोल करे, डायरेक्ट करे, मोटिवेट करे एम्प्लॉयज को, अच्छे इंसेंटिव्स दे, गलतियों को सुधारे, देन एट द एंड गोल्स अच्छे से टारगेट हो गए, और एफिशिएंटली टारगेट हो गए, और इफेक्टिवली टारगेट होंगे। वो डेफिनेशन में लिखा हुआ है, वो एक्सप्लेनेशन में लिखा हुआ है। एंड द थर्ड पॉइंट इज मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। सो कैसे? क्योंकि देखो, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो एक सोसाइटी में होता है। सोसाइटी बाउंड टू चेंज है। सोसाइटी को एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और जो एम्प्लॉयज होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, वो ज्यादातर चेंज करने के लिए राजी नहीं होते। उनको वो अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं इतने सालों से वही चलता रहे, हमें वैसी सैलरी मिलती रहे, धीरे से इम्प्रूवमेंट आती रहे, पैसे सैलरी बढ़ती रहे, हम वही काम करते रहे। तो मैनेजर का काम क्या होता है कि जो बाहर के एनवायरनमेंट में चेंजेस हो रहे हैं, उस उससे अपने एम्प्लॉयज को अडॉप्ट कर लें, और एम्प्लॉयज को चेंज करने के लिए मजबूर करे कि चेंज करना है ताकि टारगेट्स अचीव हो। क्योंकि चेंज नहीं करेंगे अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में वो बदलाव नहीं लाएंगे जो एनवायरनमेंट में आ रहे हैं, तो फिर बहुत ही बैकफायर मिलने वाला है कंपनी को, ये श्योर है। Efficient management motivates employee to adopt changes willingly by convincing them, right, that change not only beneficial for the organization but also improves the employees' work also in the competitive world. देखो, जैसे अभी एआई चल रहा है, तो अगर कंपनी एआई को अडॉप्ट नहीं करेगी तो पीछे रह जाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया एआई को अडॉप्ट कर रही है। हर एक कंपनी एआई टेक्नोलॉजी में, मशीन लर्निंग में अपना एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट कर रही है। तो अगर एम्प्लॉयज और अगर कंपनी इस डायरेक्शन में नहीं जाएगी, तो बेसिकली वो पीछे ही रह जाने वाली है, और एट द एंड वो कंपनी ही बंद हो जाएगी। एम्प्लॉयज अगर एआई लर्निंग में, एआई में प्रोफेशन नहीं हुए, तो कंपनी को बहुत ज्यादा बैकफायर मिलने वाला है। एम्प्लॉयज उतने टैलेंटेड नहीं रहेंगे, एम्प्लॉयज में उतनी स्किल्स नहीं रहेंगी जो रेलेवेंट है इस वर्ल्ड में। सो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन रखना जरूरी है। मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। The manager leads the people in such a manner that along with the organizational goal, the individual goals of employees is also achieved. Or organizational goals and individual goals are in one direction only. जो इंडिविजुअल गोल्स होते हैं, मैनेजर ट्राई करता है कि वो अलाइन हो जाए ऑर्गेनाइजेशन गोल की तरह, गोल की साथ ही। क्यों? क्योंकि अगर इंडिविजुअल, पहले वो क्या चाहेगा कि मेरे गोल्स पूरे हो जाएं,
और बाद में वो चाहेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के गोल पूरे हो। तो अगर दोनों के गोल वो मिला दे मैनेजर किसी तरीके से, तो इंडिविजुअल अपने गोल्स पे काम करते करते ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स पे भी काम करेगा। सो इस तरीके से कंपनी भी खुश हो जाएगी और बेसिकली एम्प्लॉय भी खुश हो जाएगा। फिर है इंडिविजुअल वांट्स टू अर्न मोर एंड ऑर्गेनाइजेशन वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन। एम्प्लॉयज कैन अर्न मोर बाय प्रोड्यूसिंग मोर। दिस विल फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बोथ द ग्रुप्स। हाँ, जो लिखा हुआ है एकदम सही है। इंडिविजुअल्स चाहिए कि इंडिविजुअल्स चाहते हैं कि हमें ज्यादा पैसा मिले, ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि हमें ज्यादा प्रॉफिट मिले। सो एम्प्लॉयज कैन अर्न बाय प्रोड्यूसिंग मोर। प्रोड्यूसिंग मोर कैसे होएगा? जब उनके गोल्स ऑर्गेनाइजेशन के गोल से अलाइन हो जाएंगे और वो राजी होंगे ज्यादा प्रोडक्शन प्रोडक्शन करने में, है ना? तो यही है, मैनेजमेंट हेल्प्स करता है अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स आल्सो। फिर है मैनेजमेंट हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। सो ये कैसे होएगा? देखो, अगर मैनेजमेंट एफिशिएंटली काम करे, वो कम रिसोर्सेज यूज करके ज्यादा प्रोडक्शन करे, कम दामों में चीजें बेचे, ज्यादा एम्प्लॉयमेंट लोगों को दे, देन सोसाइटी का वेलफेयर ही वो हो रहा है, क्योंकि वो कम रिसोर्सेज में अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और सैलरीज दे रहे हैं अच्छी तरीके से अपने एम्प्लॉयज को, एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो ये सब है ना, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए ही हो रहा है और ये जीडीपी में कंट्रीब्यूट हो रहा है। और इससे एट द एंड, एट द लार्ज, नेशन का ग्रोथ हो रहा है। सो मैनेजमेंट अगर अच्छा होगा तो वो पूरे नेशन के लिए अच्छा होएगा। इसीलिए इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का बहुत इंपॉर्टेंस है सब बेसिकली, क्योंकि वो नेशन को लिए, सोसाइटी के लिए, पीपल के लिए, कंपनी के लिए बहुत ही बहुत, सक्सेस और फेलियर ऑफ द कंपनी मैनेजमेंट पे बहुत डिपेंडेंट होती है। सो इम्पोर्टेंस इसी से खत्म होता है और हम बढ़ते हैं आगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट की तरफ। तो द नेचर ऑफ मैनेजमेंट इज divided in management as a science, management as a profession, management as an art. So what is the management? What is basically management? So मैनेजमेंट में थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स साइंस की है, थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स आर्ट्स की है एंड थोड़ी बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स प्रोफेशन की है, और इसमें दी गई है और एट द एंड कंक्लूजन दिया है कि आखिर में वो है क्या। सो फर्स्ट एज ए साइंस से हम देखते हैं कि साइंस कैन बी डिफाइंड एज अ सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज बेस्ड ऑन लॉजिकली ऑब्जर्व फाइंडिंग्स, फैक्ट्स एंड इवेंट्स। सो जो जो फैक्ट्स है, जो रूल्स ऑफ साइंस है, वो यूनिवर्स में कंसिस्टेंट है। इंडिया में भी वही होएगा एंड कोई भी और कंट्री में जो रूल्स है वो कंसिस्टेंट रहते हैं, वो चेंज नहीं होते हैं। जैसे मैनेजमेंट चेंज हो सकता है, इंडिया में किसी और तरीके से मैनेजमेंट हो रहा होगा, यूएस में किसी और तरीके से हो रहा होगा, लेकिन जो साइंस के फैक्ट्स हैं वो कहीं चेंज नहीं होने वाले। सो सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट से, बहुत ज्यादा रिसर्च से डेवलप हुआ है, जो जो भी साइंस फील्ड में है। और इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैनेजमेंट में कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दिखते हैं, जो कि इसमें बताया गया है। तो फर्स्ट है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। तो इन साइंस ऑर्गेनाइज्ड एंड सिस्टमेटिक स्टडी मटेरियल इज अवेलेबल। लाइक साइंस इन मैनेजमेंट ऑल्सो देयर इज अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड स्टडी मटेरियल। सो द फर्स्ट फीचर ऑफ साइंस इज प्रेजेंट इन मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में भी बहुत स्टडी मटेरियल है, बहुत सारी थियरीज बनी है, क्लासिकल थियरीज, नियो क्लासिकल थियरीज, साइंटिफिक मैनेजमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट, ब्यूरोक्रेसी मैनेजमेंट, then the like the characteristics or the qualities of manager, सब बेसिकली थियरीज और एक्सपेरिमेंट से डेवलप हुआ है। सो ये पॉइंट वैलिड रहता है मैनेजमेंट में भी। नाउ द सेकंड पॉइंट वुड बी प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटेशन। तो साइंस में तो ऑफ कोर्स हमें पता है कि जो भी एट द एंड फाइंडिंग्स और जो भी एट द एंड कंक्लूजन निकलता है वो हैवी एक्सपेरिमेंट्स पे बेस्ड होता है, वो ऐसे ही वो हवा में नहीं उड़ा देते। वो डेवलप करते हैं बहुत सालों की रिसर्च के बाद, और बहुत ज्यादा ट्रायल्स एंड एरर्स मेथड्स होती हैं, उसके बाद जाके एक साइंस का प्रिंसिपल पूरे वर्ल्ड में वैलिड होता है और उसको माना जाता है। सो इसमें ये बताया, मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर आल्सो डेवलप्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट्स, बट सिंस मैनेजमेंट डील्स विद ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बिहेवियर कैन नॉट बी एक्यूरेटली प्रेडिक्टेड। सो ये बात सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, क्योंकि ह्यूमंस जो है वो हर एक जगह चेंज, उनका मूड किसी भी एक चीज पे डिपेंडेंट नहीं होता, वो चेंज होता रहता है और साइंस से अलाइन नहीं होता बेसिकली ये पॉइंट। सो मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज इन एग्जैक्ट साइंस। सो जो ये लाइन है, ये ये आपकी सीयूईटी एंड बाकी सब एग्जाम्स के लिए काम की, कि मैनेजमेंट कैन बी कॉल्ड एज एन इन एग्जैक्ट साइंस। सो ये आपका एमसीक्यूज में आ सकता है। एंड दिस फीचर इज पार्शियल प्रेजेंटेड है, इट्स नॉट a characteristics of management as a science. Third is universal validity.
And scientific principles have universal application and validity. Management principles are not exact like scientific principles, it is true. And they must be modified according to the given situation. जैसे सिचुएशन कंपनी में अराइज होती है मैनेजर को उस तरीके से अडॉप्ट करना होता है। ऐसा नहीं है कि किताब में लिखा है कि ये सिचुएशन में यही करना है तो फिर यही करना है। साइंस में ऐसा ही होता है। सिचुएशन है, आप कहीं भी जाओ आपको वही अप्लाई करना है जो कि बेसिकली उस सिचुएशन के लिए है। जो कि लिखा गया है वही आप अप्लाई कर सकते हो और कुछ अप्लाई होगा नहीं। बट मैनेजमेंट में ऐसा नहीं है, आपको अपनी डिस्क्रिप्शन लगानी पड़ेगी कि सिचुएशन से हम बाहर कैसे निकले। सो ये कंटिंजेंट है इन द सेंस। सो दिस फीचर इज नॉट प्रेजेंट। सो ये भी प्रेजेंट नहीं है, ये पार्शली प्रेजेंट है और ये प्रेजेंट है। सो इससे प्रूव होता है कि मैनेजमेंट एक परफेक्ट साइंस है नहीं, वो मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस। So conclusion निकला on comparing the feature of science, we find one feature of science is present in management, whereas two features are not present. This feature is present. These two features are not present in as a management as a science. So management cannot be considered pure or exact science, but it is a social science or in exact in exact science. Second is management as an art. So art can be defined as a systematic body of knowledge which requires skill, creativity, and practice to get perfection. जिस तरीके से प्रैक्टिस से परफेक्शन आती है आर्ट में वही है कि जो स्किल्स हैं जो एक ह्यूमन के पास है उसमें वो रेगुलर प्रैक्टिस से वो उसका मास्टर बन जाता है और एट द एंड वो बाकी लोगों से बेटर हो जाता है उस चीज में और फिर वो प्रोफिशिएंट हो जाता है। उसके लिए वो यूनिक बन जाता है। वो स्किल होती है जो उसको लोगों से यूनिक बनाती है। ये आर्ट का डेफिनेशन है। और मैनेजमेट में इसके क्या एप्लीकेशन हो सकते हैं। Firstly, systematic body of knowledge, existence of theoretical knowledge. In every art, there is a theoretical knowledge or organized study material available in acquire theoretical knowledge. In management, also there is a systematic or organized body of knowledge. So this feature of art is present in management also. The same was present in science, like we have a complete existence of theoretical knowledge. Same is here in art also, and same is there is management also. Management also has complete books of knowledge, complete book of theories, and systematically organized uh, books throughout the evolution of management, which includes classical management, neoclassical management, bureaucracy. So this point is absolutely there in management. So ये point तो true हो गया. Then personalized application. In the field of art, only theoretical knowledge is not enough. Every artist must have personal skill and creativity to apply that knowledge. अगर दो पर्सन्स को कोई आर्ट आती है लेकिन वो दोनों अपने हिसाब से वो आर्ट को यूज करेंगे, दोनों को ड्राइंग आती है तो कोई पर्सन होगा जो ड्राइंग में स्केचिंग पे ज्यादा ध्यान देगा, कोई पर्सन होगा जो किसी और चीज में ध्यान देगा। किसी को कुछ तरीके से बनाना होता है, किसी को दूसरे को वो ज्यादा बेटर आएगा, किसी को कुछ और ज्यादा बेटर आएगा। सो ये पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन पे बेस्ड है। इन मैनेजमेंट ऑल्सो मैनेजर्स होते हैं वो सब सेम लेवल पे नहीं होते, सब सेम डिसीजन नहीं लेते एक प्रॉब्लम पे। सबके जो सॉल्यूशंस होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। सो बट देयर एफिशिएंसी डिपेंड्स ऑन हाउ वेल दे यूज देयर प्रिंसिपल्स अंडर डिफरेंट सिचुएशंस। एक मैनेजर होगा जो नॉट गुड सॉल्यूशंस देगा, नॉट टू द लेवल, नॉट टू द अप टू द लेवल सॉल्यूशंस देगा। और कोई ये मैनेजर होगा जो बहुत अच्छे सॉल्यूशंस दे रहा है जो कि रियली यूजफुल है वो सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए। So personalized application is there in management. So this feature is also present in management. Third is based on practice and creativity. So मैनेजर जैसे जैसे प्रैक्टिस करेगा, जैसे जैसे अपने रोल में काम करेगा, साल लगाएगा और वो बहुत सारे सिचुएशंस में कंपनी को पाएगा और फिर वो सॉल्यूशंस देगा। तो इससे उसकी एबिलिटी इंप्रूव होती है, जैसे ही एक आर्टिस्ट की एबिलिटीज इंप्रूव होती है जैसे जैसे प्रैक्टिस करता है। सो मैनेजमेंट एज एन आर्ट इस पॉइंट पे भी वैलिड रहता है कि प्रैक्टिस करने से एक मैनेजर भी बेटर हो जाता है जैसे एक आर्टिस्ट वैसे बेटर होता है। तो द कंक्लूजन ऑफ ऑल थ्री पॉइंट्स निकलता है कि हम कंपेयरिंग द फीचर ऑफ आर्ट विथ मैनेजमेंट, we conclude that the some principles of art are present in management, so we can call management as an art. So first point, then second point, then this third point, all three are relevantly present in management. So yes, we can conclude
that we can call management as an art, है ना? Now, management of both science and art. So, management as a profession now comes. So, management is both a science and a good art. Like science, it has a systematic and well-organized body of knowledge. And like art, it requires personal skill, creativity, and practice to apply such knowledge in the best possible way. Science and art are not in contrast to each other, but both exist together in every function of management. How? देखो फर्स्ट आर्ट में तो यही होता है कि जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करेंगे मैनेजर जैसे जैसे सिचुएशंस के सॉल्यूशंस निकालेगा जैसे जैसे अलग अलग चीज अलग अलग सॉल्यूशंस और अलग अलग आइडियाज कंपनी को देगा वो अपने आप बेटर होएगा और साइंस किससे होता है क्योंकि जो थियरीज बनी है मैनेजमेंट में वो काम आती है मैनेजर की अलग अलग सिचुएशंस में वो उन थियरीज को रेफर करता है उनसे रेफरेंस लेगा तो उसको बहुत हेल्प मिलती है सो बोथ द एलिमेंट्स ऑफ साइंस एंड आर्ट प्रेजेंट होते हैं मैनेजमेंट में नाउ कम्स द मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन प्रोफेशन क्या होता है कि एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज है एक पर्सन के पास और एक स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग है उसके पास जो कि और किसी के पास नहीं है और उससे पाने के लिए उसने बेसिकली कोई एग्जाम्स दी है या फिर कोई कोर्स के थ्रू वो पास हुआ है या फिर एक स्टैंडर्डाइज्ड नॉलेज उसने प्राप्त की है जिसके वजह से उसे वो प्रोफेशन मिला है और वो कोई और पर्सन ऐसे नहीं ले सकता उसको भी वही प्रोसेस के थ्रू जाना पड़ेगा अगर उसे वो प्रोफेशन की डिग्री या फिर वो टैग उसे चाहिए प्रोफेशन बहुत सारे हैं लॉयर डॉक्टर सीए सीएस ये सब प्रोफेशन है सो द मेन फीचर्स ऑफ प्रोफेशन आर वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज हर एक प्रोफेशन की एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज है जो कि उस प्रोफेशनल पर्सन को होनी ही चाहिए टू बी कॉल्ड एज अ प्रोफेशन so in every profession there is a practice or systematic body of knowledge and in case of management there is a ability of systematic body of knowledge so presently this feature of profession is present in management also similar point is was there in art and science also a systematic body of knowledge is there in management second is restricted entry देखो प्रोफेशन में रेस्ट्रिक्टेड एंट्री है कि बिना उस डिग्री के बिना उस स्पेसिफिक एग्जामिनेशन को पास किए आप एक प्रोफेशनल पर्सन नहीं बन सकते हो ये ट्रू है लेकिन मैनेजर में ऐसा कोई डिग्री का रिक्वायरमेंट नहीं है कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपके पास ये डिग्री होनी चाहिए अगर आपको एक मैनेजर वर्क करना है सो दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन मैनेजमेंट आपको कोई डिग्री की जरूरत नहीं है लेकिन हाँ अगर आपके पास डिग्री रेलेवेंट नॉलेज है तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी लेकिन मैंडेटरी नहीं है थर्ड पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ प्रोफेशनल एसोसिएशन हर एक प्रोफेशनल जो भी होता है जैसे सीए हो गया सीएस हो गया उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन उनका एक इंस्टीट्यूशन होता है जो कि एक कोड ऑफ कंडक्ट या फिर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर दैट प्रोफेशनल वो रिलीज करता है सो वो उस प्रोफेशन के लिए काम करती है ऑर्गेनाइजेशन ताकि वो प्रोफेशनल पर्सन है वो सोसाइटी का एट द एंड वेलफेयर करे सो फॉर ऑल प्रोफेशंस स्पेशल एसोसिएशंस आर established. In case of management, various management associations are set up at national and international level, which have some membership rules and set up ethical codes, but legally managers do not need to become a part of this organization by registration. मैनेजर्स पे कोई कंपल्सन नहीं है कि आपको वो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करनी होगी बल्कि लेकिन प्रोफेशनल्स पे वो कंपल्सन है कि अगर आपको प्रोफेशनल बनना है तो आपको उनकी उनसे कनेक्ट होना ही पड़ेगा जैसे सीए को आईसीएआई से कनेक्ट होना पड़ेगा उनसे रजिस्टर्ड मेंबर बनना ही पड़ेगा so presently this feature of profession is not there in management. Fourth is the existence of ethical codes. For every profession, there are a set of ethical codes given by who? Given by the respective organization. In case of management, there is growing emphasis on ethical behavior of manager. The All India Management Association has devised a code of conduct for Indian managers, but legally all the managers do not need to register with AIMA. Same point पहले वाले point में भी था कि प्रोफेशनल्स के लिए कोड ऑफ कंडक्ट उनके ऑर्गेनाइजेशंस ने बनाए हैं लेकिन मैनेजर्स के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है हालांकि ऑल इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन ने कोड ऑफ कंडक्ट या फिर एथिकल्स बिहेवियर फॉर मैनेजर्स दिए हैं लेकिन मैनेजर्स पे कोई कंपल्सन नहीं है कि उनको उनसे ज्वाइन करना है या नहीं करना है वो उनके विल पे डिपेंड करता है तो दिस पॉइंट इज ऑल्सो नॉट देयर इन मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन नाउ द सर्विस मोटिव सो बेसिक मोटिव ऑफ एवरी प्रोफेशन इज टू सर्व द क्लाइंट्स विद डेडिकेशन वही लिखा होता है कि उनके कोड ऑफ कंडक्ट में कि उनको कोई भी अनएथिकल बिहेवियर अनएथिकल अनस्क्रूपुलस एक्टिविटीज नहीं करनी है उनको अपने क्लाइंट्स को अच्छे से अच्छी सर्विस देनी है
और to survive in the market for a long period, a businessman must give due importance to social objectives also. सो एक बिजनेस को भी सोसाइटी के लिए वेलफेयर करना ही होगा अगर उसको लॉन्ग टर्म में मार्केट में रहना है, टिकना है. So presently this feature of profession is not present, but very soon it will be included. So yes, but nowadays only profit maximization cannot be a sole goal of an organization. इन ऑर्गेनाइजेशन को सोसाइटी के लिए काम करना ही होगा लॉन्ग टर्म में रहने के लिए. एंड प्रोफेशनल्स का भी यही होता है टू सर्व क्लाइंट्स विद डेडिकेशन, है ना. सो बट दिस पॉइंट इज नॉट देयर इन मैनेजमेंट बिकॉज एक कंपनी बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की तरफ ही भागती है, सो उसके लिए वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रह जाता है. द कंक्लूजन निकलता है कि ऑन कंपेयरिंग दिस फीचर्स ऑफ प्रोफेशन विद मैनेजमेंट वी कैन कंक्लूड दैट प्रेजेंटली ऑल द फीचर्स ऑफ द प्रोफेशन आर नॉट प्रेजेंट इन मैनेजमेंट, but management is on the path of becoming a profession. So yeah, that's the conclusion from management as a profession. So हमें क्या पता चला कि मैनेजमेंट एक प्योर साइंस नहीं है. मैनेजमेंट इज एन इनएग्जैक्ट साइंस और अ सोशल साइंस. सेकंड, हमें पता चला कि मैनेजमेंट आर्ट की तरह निकल सकता है क्योंकि मैनेजमेंट को बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स है जो एक आर्ट फॉर्म में भी होती है. और थर्ड, हमें पता चला कि मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन बिल्कुल भी वैलिड नहीं होता, वो बिल्कुल स्टैंड नहीं करता क्योंकि मैनेजमेंट में वो कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है जो एक प्रोफेशन में होती है. Now comes the next point is the level of management. देखो, मैनेजमेंट में थ्री लेवल्स होते हैं: टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल. टॉप लेवल में वो लोग होते हैं जिनके पास सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है, सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और उनके डिसीजंस पूरी कंपनी की लाइफ को, पूरी कंपनी के डिसीजंस को अफेक्ट करते हैं. और टॉप लेवल मैनेजमेंट बेसिकली सबसे सुपीरियर होते हैं. उनके बाद होते हैं मिडिल मिडिल लेवल मैनेजमेंट, जिसमें डिपार्टमेंटल हेड्स वो सब होते हैं और वो डिपार्टमेंट्स के गोल्स को, डिपार्टमेंट्स के डिसीजंस बनाती है जो कि फिर वो डिपार्टमेंट को अफेक्ट करती है. फिर होते हैं सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट. ये बेसिकली फैक्ट्री मैनेजर, बाद में सुपरिंटेंडेंट, फोरमैन. लोअर लेवल मैनेजर होते हैं जो कि बेसिकली एक यूनिट को, छोटी सी यूनिट को संभालते हैं. और इम्पोर्टेंस तीनों का ही इक्वल है क्योंकि कुछ भी अगर अच्छे से काम नहीं करेगा तो ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बुरा असर होगा. The authority responsibility relationships bind individuals as superiors and subordinates and give rise to different levels of management. So अकाउंटेबिलिटी ऊपर बढ़ रही है, अथॉरिटी नीचे गिर रही है. तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर अगर समझो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कुछ काम दे दिया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को कि आपको ये काम इस दिन से पहले करना है, जैसे आज समझो कि आज 1 जनवरी है, तो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने कहा कि आपको 10 जनवरी तक ये काम करके देना है. मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने वो एक्सेप्ट कर लिया और उन्होंने काम दे दिया लोअर लेवल मैनेजमेंट को कि ये काम मुझे करके दे दो. और अगर समझो कि लोअर लेवल मैनेजमेंट में 10 डेट तक वो काम करा नहीं, सो टॉप लेवल मैनेजमेंट लोअर लेवल मैनेजमेंट को नहीं सुनाएगा कि आपने काम क्यों नहीं किया. अकाउंटेबल उस काम के लिए मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है. अगर लोअर लेवल मैनेजमेंट ने वो काम किया नहीं टाइम पे, तो अकाउंटेबल वो नहीं होंगे, अकाउंटेबल मिडिल लेवल मैनेजमेंट ही होगा क्योंकि अकाउंटेबिलिटी नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर से नीचे नहीं जाती. जबकि अथॉरिटी ऊपर से नीचे जाती है. जो टॉप लेवल मैनेजमेंट के पास अथॉरिटी है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं है. जो पावर उनके पास है वो लोअर लेवल मैनेजमेंट के पास नहीं हो सकती, है ना. सो अब देखते हैं हम कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में होते कौन कौन है. सो सिंपली टॉप लेवल मैनेजमेंट में बहुत सारे होते हैं जैसे सी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, सीईओ, प्रेसिडेंट, एमडी, सीएफओ, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल मैनेजर. ये याद कर लेना क्योंकि एमसीक्यूज में आ सकता है. सीयूईटी में, जेएमआई की, बीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स में, बोर्ड्स में भी आ सकता है एमसीक्यू फॉर्म में कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ देम आर पार्ट ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट. सो इन नाम्स को आप याद कर लेना. ये मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी याद कर लेना: परचेज मैनेजर, प्लांट सुपरिंटेंडेंट, डिविजनल हेड्स. ये सब मिडिल लेवल मैनेजमेंट का पार्ट है. क्लर्क, सेक्शन ऑफिसर, फोरमैन एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा आर सुपरवाइजरी लेवल मैनेजर्स. सो ये आपको याद करने की जरूरत है क्योंकि ये आ सकता है, चांसेस है कि एग्जाम में आ जाएगा.
फिर द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो द फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट हमें पता है, सबसे ज्यादा अथॉरिटी होती है उनके पास, तो काम भी अच्छा ही होगा। सो द टॉप लेवल मैनेजर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, ये ट्रू है, क्योंकि उनके डिसीजंस पे ही पूरे ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल टिका हुआ है। एक गलत डिसीजन ले लिया तो पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे बहुत बुरा असर होएगा। They analyze the business environment and its implication for the survival of the firm. They formulate overall organizational goals and strategies for the achievement of goals. They are responsible for all the activities of the business and their impact on society. मैनेजमेंट, टॉप लेवल मैनेजमेंट कुछ भी करेगा, उसका असर पूरे कंपनी पे पड़ने वाला है, और आगे के जो भी गोल्स होंगे, आगे के जो भी एक्शंस होंगे, वो उनके डिसीजंस पे ही बेस्ड होंगे। वही स्ट्रेटेजीज बनाते हैं और वही गोल्स को अलाइन करते हैं, वही गोल्स सेट करते हैं, और जितनी भी एक्टिविटीज होती है बिजनेस की, वो उनके डिसीजन पे डिपेंडेंट होती है। सो द मोस्ट अथॉरिटी एंड द मोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद द टॉप लेवल मैनेजमेंट। सो दिस इज द सम फंक्शंस ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर होते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के क्या फंक्शंस है। सो फर्स्ट एक चीज है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट एक लिंक की तरह काम करता है टॉप लेवल मैनेजमेंट और बॉटम लेवल मैनेजमेंट के बीच। वो टॉप मैनेजर्स के सबऑर्डिनेट है, लेकिन वो मिडल लोअर लेवल मैनेजमेंट के सुपरवाइजर है, सुपीरियर से मतलब। सो यूजुअली दे आर नोन एज डिविजनल हेड्स। तो वो क्या करते हैं, वो एक लिंक है, और वो टॉप लेवल मैनेजमेंट के सबऑर्डिनेट है, लेकिन लोअर लेवल मैनेजमेंट को सुपीरियर है। सो सम एग्जांपल्स ऑफ मिडिल लेवल मैनेजर्स आर प्रोडक्शन, फाइनेंस, मार्केटिंग, एचआर। सबसे बेसिक चार डिपार्टमेंट और उनके चार मैनेजर के नाम हैं। फिर द फंक्शंस देख लेते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट के। सो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट ने स्ट्रेटेजीज बनाई है, उनको वो इंटरप्रेट करते हैं और फिर लोअर लेवल मैनेजमेंट को बताते हैं, क्योंकि एट द एंड काम तो लोअर लेवल मैनेजमेंट करेगा ही। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट की स्ट्रेटेजीज को लो, उनको इंटरप्रेट करो और उनको लोअर लेवल मैनेजमेंट को समझाओ। फिर सेकंड चीज वो देखते हैं कि डिपार्टमेंट में काम अच्छे से हो तो रहा है ना, और अच्छे से नेसेसरी पर्सनल है तो सही कि नहीं। फिर थर्ड वो देखते हैं कि वो ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, जो डिपार्टमेंट्स में जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको अच्छी तरीके से ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन करते हैं, और फिर उनको मोटिवेट करते हैं कि अपने ऑब्जेक्टिव्स, डिजायर्ड जो टारगेट्स है वो अचीव कर लो। फिर वो अदर डिपार्टमेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं और कोलैबोरेट करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन के स्मूथ फंक्शनिंग हो और उनके टारगेट्स अचीव हो। देखो, अगर ये जरूरी है कि देखो, अगर एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और सेल्स डिपार्टमेंट है, सेल्स डिपार्टमेंट ने टारगेट कर लिया कि इस महीने हम 10,000 यूनिट सोल्ड करेंगे, सेल करेंगे, लेकिन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कहता है कि यार हमने तो टारगेट रखा था कि हम तो 7,000 यूनिट्स की प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे और हमारे पास स्टॉक पड़ा है सिर्फ 1,000 यूनिट्स का एक्स्ट्रा। तो इन टोटल हुए कितने, 8,000 यूनिट्स, और सेल्स डिपार्टमेंट ने तो सब करके सोचा था कि हम तो 10,000 ही बेचेंगे। सो ये जो हो गया, ये डिस्टर्बेंस हो गया ऑर्गेनाइजेशन में, और ये हिंड्रेंस पैदा हो गई। सो एक कोऑपरेटिव नेचर कि एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कनेक्टेड रहना चाहिए, ताकि कुछ ऐसी दिक्कतें ना हो फ्यूचर में। सो एक मिडिल लेवल मैनेजर ये इंश्योर करता है कि हमारे जो टारगेट्स है वो दूसरे डिपार्टमेंट्स के साथ अलाइन हो, ऐसे कुछ बहुत ज्यादा वेरिएशन या डेविएशन ना हो, ताकि इन द फ्यूचर हमें प्रॉब्लम हो जाए। अब लास्टली हम देख लेते हैं कि सबसे छोटे लेवल के मैनेजर्स, फर्स्ट लाइन मैनेजर्स और ऑपरेशनल लेवल मैनेजर्स के क्या फंक्शंस है। सो इनकी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लिमिटेड होती है। जो टॉप लेवल मैनेजमेंट, जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट बताता है, ये वही करते हैं और वो कुछ करते नहीं है। सो इनके फंक्शंस देख लेते हैं। यही होते हैं जो एक्चुअल वर्कफोर्स से कनेक्ट होते हैं, जो इंटरैक्ट करते हैं, और वो जो इंस्ट्रक्शन मिडिल लेवल मैनेजमेंट ने दी है वो वर्कर्स को बताते हैं। सो ये क्वेश्चन आ सकता है कि विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट एक्चुअली इंटरैक्ट विद द वर्कफोर्स। सो क्या आंसर होगा, लोअर लेवल मैनेजमेंट। जो लोअर लेवल मैनेजमेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली वर्कर्स के काम को देखते हैं और उनको डायरेक्टली कंट्रोल और उनको डायरेक्टली डायरेक्ट भी करते हैं, उनको एडवाइस मोटिवेट देते हैं। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट वर्कर्स से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है। उनके एफर्ट्स से ही क्वालिटी ऑफ आउटपुट मेंटेन रहता है, क्योंकि हाँ, उनके सामने ही प्रोडक्शन हो रहा है, तो वो इंश्योर करते हैं कि कुछ
कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, वेस्टेज ऑफ मटेरियल्स नहीं हो रहे हैं, और जो स्टैंडर्ड्स कंपनी ने सेट किए हैं कि इस स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग ही प्रोडक्ट बनेंगे, वो स्टैंडर्ड्स को इंश्योर करते हैं कि हर एक प्रोडक्ट उस स्टैंडर्ड्स के साथ अलाइन होता है, स्टैंडर्ड्स पे खड़े रहता है ना। नाउ हमने देख लिया इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, हमने देख लिया मैनेजमेंट एज अ साइंस प्रोफेशन एंड आर्ट, हमने ये भी देख लिया कि कितने फंक्शंस ऑफ, आई एम सॉरी, कितने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट है। अब सबसे ये चीज आपके पूरे बीएसटी का पार्ट वन है, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। सो इनके फंक्शंस क्या है मैनेजमेंट के, और ये इनकी डेफिनेशंस बेसिकली दी हुई है। तो क्विकली गो थ्रू कर लेती हूँ कि ये एट द एंड फ्यूचर में तो आप इनको पूरे डिटेल में ही पढ़ने वाले हो, सो आपको दिक्कत नहीं आएगी इनको समझने में, फिर भी एक बार देख लेते हैं। प्लानिंग क्या है? प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट एंड इट इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। प्लानिंग refers to deciding in advance what to do, करना क्या है हमें, how to do, करना कैसे है, when to do, करना कब है, and who is going to do, करेगा कौन। सो प्लानिंग क्या है कि करना क्या है, करेगा कौन, कैसे करेंगे, और और कब करेंगे। सो ये क्वेश्चंस के आंसर कौन देता है? प्लानिंग देता है। प्लानिंग इज द बेस ऑफ ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये याद कर लो, एमसीक्यू में आ सकता है। प्लानिंग इज द बेस फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, है ना। ओके, नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजिंग। सो ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है? प्लानिंग ने जो भी सोच लिया कि हाँ भाई ये हमारा टारगेट है, उस हिसाब से एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे। उसमें हर एक पोजीशन की एक ड्यूटी होगी, और हर एक पोजीशन की एक इस तरीके से कनेक्शन होगा कि वो बाकी सबसे कनेक्टेड रहे, और हर एक पोजीशन पे किस तरीके से रिसोर्सेस आएंगे, कैसे हम रिलेशनशिप्स बनाएं, एक एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में कौन सी पोजीशन को क्या टास्क होगा, ये सब जो भी होता है ऑर्गेनाइजिंग टास्क जो होता है, जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनाइजेशन का, वो इस फंक्शंस पे पूरा होता है ऑर्गेनाइजिंग पे। ओके, नेक्स्ट इज स्टाफिंग। तो स्टाफिंग सिंपली मींस फाइंडिंग द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। हाँ, very important aspect of management is to make sure right people are there with right qualification. तो अगर एम्प्लॉयज ही काम के लिए होंगे तो ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये मेहनत की है एक मैनेजर ने, प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग ने, वो कुछ काम की नहीं होगी, क्योंकि काम करने वाले जो लोग उन्होंने लिए हैं वो काम करने के लिए राजी नहीं है, वो काम करते ही नहीं है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है कि हम ढंग के लोगों को लें जिनके पास राइट क्वालिफिकेशन है और वो काम करने लायक भी है। सो स्टाफिंग यही है, अच्छे बंदों को लो। फिर directing involves leading, influencing, motivating, then establishing an atmosphere that encourages employees to do their best. So directing क्या होता है? सुपरवाइज करना एम्प्लॉयज को, उनको गाइड करना, उनकी गलतियों को सुधारना, उनको मोटिवेट करना कि आप काम करो, आप उनको इंसेंटिव देना, उनको रिस्पेक्ट देना, उनको रिकॉग्निशन देना, उनके साथ कम्युनिकेट करना, एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छी कम्युनिकेशन नेटवर्क बनाना ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर कुछ मिस गलती से कुछ गलत ना हो जाए। और फिर लीडरशिप रोल्स देना कि एक लीडर की तरह काम करना कि बाकी सबको, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को वो डायरेक्ट करे और उनको कंपनी के गोल्स की तरफ लेकर जाए, है ना। तो मैनेजर एक डायरेक्टिंग के काम भी करता है। लास्टली कंट्रोलिंग, ये लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। एंड जो भी कंपनी ने स्टैंडर्ड्स सेट किए हैं वो देखता है कि मैनेजर देखता है कि वो स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग काम हो भी रहा है ना कि नहीं हो रहा है, कि जो हमने प्लान कर रखा था कि ऐसा हम करने वाले हैं, तो उस हिसाब से काम हो भी रहा है या कुछ हम उल्टा सीधा काम करने लग रहे हैं। सो मैनेजमेंट देखता है कि जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो प्लान परफॉर्मेंस से मिल भी रही है या नहीं, या फिर कुछ डेविएशंस है तो उसको हम कैसे कम करें। तो ये कंट्रोलिंग करता है। तो बेसिकली 5 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक भी फंक्शन अच्छे से काम नहीं करेगा तो बहुत ही डिस्टरबेंस या बहुत प्रॉब्लम्स होने वाली है कंपनी में। सो इन पांचों का अच्छे से बैलेंस में होना बहुत जरूरी है। नाउ हम पहुंच जाते हैं लास्ट पॉइंट और द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस चैप्टर विच इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, इट वर्क्स एज अ थ्रेड बिटवीन ऑल द एक्टिविटीज। सो ये था रट्टा है माहिरी लोगों की, ये
कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन है और ये बहुत बार आ जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट, सो आंसर इज कोऑर्डिनेशन. So let us start. Coordination is the process by which a manager synchronizes activities of different departments in order to achieve organizational goals. जितनी देर से हम कह रहे हैं कि सारे काम को डिपार्टमेंट्स के काम को ऐसे सिंक्रनाइज करेंगे कि वो सब एक टारगेट की तरफ जाएं. तो ये कौन करता है? ये कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही होता है कि सब काम एक तरीके से अलाइन हो जाए और ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव हो जाए. Synchronization of efforts from the standpoint of the time and the sequence of execution. Coordination is the base or primary function of every manager because various departments of an organization are working independently and there is a need to relate and integrate their activities. जितने भी काम डिपार्टमेंट कर रहे हैं उनको इंटीग्रेट करना, उनको एक रिलेट करना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर सब डिपार्टमेंट इंडिपेंडेंटली काम कर रहे हैं कि हाँ हम तो ये कर देंगे, दूसरा कह रहा है हम ये करने वाले हैं, सो बहुत ही ज्यादा केओस बन जाएगा एक ऑर्गेनाइजेशन में. लेकिन अगर उन ऐसा नहीं चाहते हो कि सब चाहते हैं कि डिपार्टमेंट्स में जो भी डिपार्टमेंट के काम हो वो अच्छी तरीके से एक अलाइनमेंट में एक गोल की तरफ जाए, तो उसके लिए कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है. इसीलिए कोऑर्डिनेशन एसेंस ऑफ मैनेजमेंट कहा जाता है ना. अब हम देख लेते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. कोऑर्डिनेशन इज नोन एज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये लिखी लाइन और इसका रीजन है कि क्यों कहा जाता है एसेंस ऑफ मैनेजमेंट. So चलो स्टार्ट कर लेते हैं. फर्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. The process of coordination begins at the planning when top management plans for the whole organization. Based on plans, then the organizational structure is developed, staff is recruited, selected, and trained to ensure the right execution of plans. Directions are given. Coordination is needed at all the functions of management. कैसे? देखो, जिस हिसाब से प्लानिंग की है उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होगी. तो ये कोऑर्डिनेशन फैक्टर आ गया बीच में कि प्लानिंग में जिस तरीके से गोल सेट किए हैं, उस हिसाब से ऑर्गेनाइजिंग होगी. और जिस हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बना है उस पोजीशन के हिसाब से स्टाफिंग होगी. ऐसा नहीं कि अंधाधुंध जितने भी लोग स्टाफिंग कर ली, कम लोगों को ले लिया, ज्यादा को ले लिया, ऐसा नहीं. जितना ऑर्गेनाइजिंग में डिसाइडेड हुआ है कि इतनी पोजीशन है तो इतने ही स्टाफ रिक्रूट होंगे, फिर उनको प्लानिंग के हिसाब से उनको डायरेक्शन भी देनी पड़ेगी. तो कोऑर्डिनेशन एसेंस फैक्टर बीच में आ गया कि जो पहले हमने स्टेप लिया उसके अकॉर्डिंग ही नेक्स्ट स्टेप होगा. सो कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, परफॉर्म ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट. एंड नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड एट ऑल द लेवल्स. हाँ, ऐसा नहीं कि टॉप लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए, लोअर लेवल मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन नहीं चाहिए. हर एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन चाहिए. एक डिपार्टमेंट होगा उसमें कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है कि हर एक एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट को अचीव करने के लिए. वो कुछ भी काम नहीं कर रहे, अलग अलग डायरेक्शन में नहीं काम कर रहे, वो एक कॉमन डायरेक्शन में काम कर रहे हैं. तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में भी चाहिए. लोअर लेवल मैनेजमेंट में क्या कि हर एक एम्प्लॉयज को पता है कि हमें इतना प्रोडक्शन करना है, तो हमें वो इंश्योर करना है कि एट द एंड ऑफ द डे या फिर एट द एंड ऑफ द मंथ हमें उतना प्रोडक्शन टारगेट हिट करना है. सो इसके लिए कोऑर्डिनेशन जरूरी है. टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी सेम सिचुएशन है, वहां भी जरूरी है. थर्ड इज coordination is the most important function of an organization. Any company which fails to coordinate their activities cannot survive. Coordinate to make sure that planned objectives are achieved with minimal conflicts. देखो, प्लानिंग हमने कर ली कि हाँ हम ये कर देंगे, लेकिन डिपार्टमेंट्स अपने में ही काम कर रहे हैं, ऑर्गेनाइजिंग का कोई ठिकाना नहीं, एम्प्लॉयज का कुछ भी नहीं हुआ. एम्प्लॉयज कभी आ जाते हैं कभी नहीं आते हैं, डेडलाइंस मिस करते रहते हैं, उनको कोई डायरेक्शन नहीं है, उनको कोई मोटिवेशन ही नहीं है काम करने का. कंट्रोलिंग में देखा जा रहा है कि जो हमने टारगेट सेट किए थे उससे तो इतना दूर दूर तक कोई लेना देना ही नहीं है प्रोडक्शन का. सो अगर कोऑर्डिनेशन ही नहीं है किसी चीज में तो ऑर्गेनाइजेशन के टारगेट बिल्कुल भी अचीव नहीं होने वाले. सो दैट इज व्हाई कोऑर्डिनेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. So thus coordination is not a separate function of management, but it is its very essence. Like a thread in a garland, coordination is a part of all management functions. Now let us see the features of management. Importance of management तो हमने देख लिया क्योंकि यही है. Now features of coordination. Coordination integrates group efforts.
Hmm. First is coordination integrates group efforts. Coordination unifies unrelated or diverse activity interests into purposeful work activity. It gives a common focus to a group effort to ensure that performance is as it was planned and scheduled. Maybe it is the importance of coordination, if I'm not wrong. So I think it is the importance of coordination. This is not features. So फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स हाँ देखो एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 लोग हैं ABCDE ए अगर कह रहा है कि यार आज मैं इतना काम करूंगा बी सोच रहा है कि आज यार छुट्टी ले लूंगा सी सोच रहा है कि आज ये पकड़ लेता हूँ और जो गोल्स मेरे को दिए हैं वो कल कल कर लूंगा ना यार जो टारगेट मिला है वो कल कर लूंगा डी कुछ और ही सोच रहा है ई कुछ और ही सोच रहा है तो ऐसा होएगा ना तो कभी भी टारगेट अचीव नहीं होने वाला तो कोऑर्डिनेशन ग्रुप के जो एफर्ट्स है उनको एक अलाइनमेंट में लाता है एक सिंक्रोनाइजेशन में लाता है ताकि परफॉर्मेंस प्लान्ड परफॉर्मेंस है जो शेड्यूल परफॉर्मेंस है वो अचीव हो जाए टाइमली Second is coordination ensures unity of action. The purpose of coordination is to secure unity of action. It acts as a binding force between department and ensures that all actions is aimed at achieving the goals of organization. So coordination ऐसी चीज है देखो अगर दो डिपार्टमेंट अच्छे से काम कर रहे हैं एक डिपार्टमेंट को पता है कि यार दूसरे डिपार्टमेंट में क्या चल रहा है उनके क्या टारगेट्स है वो हमारे टारगेट से अलाइन हो रहे हैं तो ये चीज जो बीच में है वो कोऑर्डिनेशन ये भी कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या है कि हर एक डिपार्टमेंट को पता है कि हमें क्या करना है और अदर डिपार्टमेंट्स क्या कर रहे हैं कि हमें उनके साथ अलाइनमेंट में चलना है हमें गलत मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कुछ और कर रहे हैं वो कुछ और कर रहे हैं हम दोनों गोल्स को अचीव करना चाहते हैं कंपनी के एट दी एंड सो जो ये एसेंस है बीच में जो ये चीज है जो कि ये करने के लिए मदद कर रही है वो कोऑर्डिनेशन से यूनिटी ऑफ एक्शंस को कौन इंश्योर करता है कोऑर्डिनेशन कोऑर्डिनेशन इज द कंटिन्यूअस प्रोसेस हाउ Coordination is not a one-time function, but a continuous process. It begins at the planning stage and continues till controlling. So coordination is a continuous process. ये self explanatory है कि planning से शुरू होता है तो ऐसा नहीं खत्म हो गया planning पे प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग पे जाएगा और कंट्रोलिंग के भी खत्म नहीं होगा कंट्रोलिंग के साथ साथ बाद में प्लानिंग शुरू हो जाती है तो फिर वापस से प्लानिंग पे आ जाएगा तो ये वन टाइम फंक्शन नहीं है जब कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी जब कंपनी वाइंड अप हो जाएगी तब तक और कोऑर्डिनेशन चलता ही रहेगा कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव फंक्शन जितनी भी एक्टिविटीज है कंपनी में एक ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट है जितने भी लेवल है जितने भी छोटी मोटी जितने भी यूनिट्स है हर जगह कोऑर्डिनेशन की रिक्वायरमेंट है हर एक लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन में सोशल प्रॉफिट मेकिंग क्लब्स व्लब्स जितने जहां भी जाओ आप कोऑर्डिनेशन के बिना काम होने ही नहीं वाला So coordination is an all-pervasive function. It integrates the efforts of different department and different levels. So एक ही चीज को ये बार बार रिपीट करते रहते हैं एनसीईआरटी में पता नहीं क्यों इधर भी ये बताएंगे इंटीग्रेट करेंगे उधर भी यही बताएंगे इंटीग्रेट करेंगे तो आपको बहुत बार लगेगा कि यार सेम चीज है हर एक पॉइंट में तो इसीलिए यार आपको थोड़ा सा है ना लाइन याद रहनी चाहिए क्योंकि सीयूईटी में क्या होता है कि वो है ना कोई भी लाइन कोई भी पॉइंट से एकदम कॉपी पेस्ट कर देंगे और कह देंगे कि ये कौन सा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट है बताओ तो इसमें मुझे भी प्रॉब्लम होती थी तो इसके लिए यार तो सोल्यूशंस तो यही है कि आप अगर समझो 2 से 3 बार 3 4 बार एनसीईआरटी को देख ही लोगे कि आप रोज 3 से 4 बार वो पेज के ऊपर से जाओगे तो आपके दिमाग में इमेज सेट हो जाएगी उस पेज की और आपको पता होगा कि ये लाइन तो इसी पॉइंट में है। तो इसका यही सोल्यूशन है मेरे को लगता है कि आप 2 3 बार वो चैप्टर को पढ़ लो तो एट दी एंड वो इमेज ही फिट हो जाएगी वो पेज की इमेज आपके माइंड में फिट हो जाएगी फिर आप कभी भूलोगे नहीं कि कौन सी लाइन कौन से पॉइंट में थी है ना सो यही मैंने किया था मेरी सीयूईटी में और बोर्ड्स में भी काम आएगा आपके जेएमआई की बीबीए बीकॉम एग्जाम में भी आपके काम आएगा होम सर भी जेएमआई में जे जामिया मिलिया इस्लामिया में उनसे भी हम स्ट्रेटेजीज लेंगे हम आपको मॉक्स भी देने वाले हैं सीयूईटी के लिए भी और जेएमआई के लिए भी सो बने रहिए सीरीज के साथ और हम जल्दी अकाउंटेंसी से भी शुरू करने वाले हैं एंड मॉक्स से और सीयूईटी की टिप्स से भी शुरू करने वाले हैं और वो टिप्स आपको और कोई नहीं जो स्टूडेंट्स जो हैं पिछले साल जिन्होंने सीयूईटी दी है वही आपको टिप्स देंगे सो आप हम पे भरोसा कर सकते हो कि हमने भी सीयूईटी दी है फिफ्थ पॉइंट हम कंटिन्यू कर देते हैं कोऑर्डिनेशन इज अ डिलिबरेट फंक्शन अ मैनेजर मस्ट कोऑर्डिनेट
the efforts of different people. Even when a member of department willingly cooperates and work, coordination gives direction to that willing spirit. इट इज अ डिलिब्रेट फंक्शन. ऐसा नहीं हो सकता कि मैनेजर नहीं नहीं चाह रहा कोऑर्डिनेट करना. ऐसा हो ही नहीं सकता. मैनेजर को करना ही पड़ेगा. उनको डिफरेंट पीपल के एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट और इंटीग्रेट और अलाइन करना ही पड़ेगा. और अगर कोई पर्सन विलिंगली काम कर रहा है तो उसको डायरेक्शन मैनेजर को देनी ही पड़ेगी कि वो राइट डायरेक्शन में काम करे. वो गलत डायरेक्शन में अपने एफर्ट्स वेस्ट ना करे, है ना. तो एक डेलिब्रेट फंक्शन है. कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर. ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक ड्यूटी है ऑल मैनेजर्स की कि वो कोऑर्डिनेट करे एफर्ट्स ऑफ डिफरेंट पीपल. मिडिल लेवल मैनेजमेंट डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है. टॉप लेवल मैनेजमेंट ओवरऑल प्लान्स और पॉलिसीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन को कोऑर्डिनेट कर रहा है कि एक पॉलिसीज है वो दूसरी पॉलिसीज पॉलिसीज के साथ कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं है. एक पॉलिसी कुछ और बोल रही है, दूसरी कुछ और बोल रही है, ऐसा तो नहीं है. दोनों एक दूसरे से मिल रही है ना. ये इंश्योर करता है. लोअर लेवल मैनेजमेंट एक्टिविटीज ऑफ वर्कर की प्रोडक्शन टारगेट हिट हो रहे हैं कि नहीं. वर्कर्स को अच्छी तरीके से मोटिवेशन मिल रहा है कि नहीं. कोऑर्डिनेशन होना चाहिए हर एक लेवल पे. और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स. सो ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट. दिस इज द फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट. आई एम सॉरी. सो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट में जाते हैं. कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी एज इट इंटीग्रेट्स एफर्ट्स. हाँ, वही सेम चीज इंटीग्रेट करता है डिपार्टमेंट्स हार्मनीज टू इंडिविजुअल. सेम चीज है, वही वापस रिपीट होती रहती है. साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. The need for coordination increase with the increase in the size of organization. सिंपल है. अगर एक दुकान है, एक ओनर है और एक एम्प्लॉय है, तो कोऑर्डिनेशन की जरूरत बहुत कम होगी. इतना ज्यादा दिक्कत नहीं होगी. लेकिन अगर समझो एक ओनर है और 100 एम्प्लॉयज हैं, तो कितनी नीड होगी कोऑर्डिनेशन की कि हर एक पर्सन अलग अलग डायरेक्शन में काम नहीं कर रहा, वो सेम डायरेक्शन में काम कर रहा है. वो इंश्योर करना बहुत जरूरी हो जाएगा. और अगर ये नहीं होगा तो बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा मटेरियल का, बहुत ज्यादा वेस्टेज होगा टाइम और रिसोर्सेज का. तो जैसे जैसे साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है, कोऑर्डिनेशन का इम्पोर्टेंस कंपाउंड होता रहता है ना. So with the size increase in the size of organization, the increase in the importance of coordination also is correlated with it. Second is functional differentiation. The functions of organization are divided in different departments, sections, but in actual practice, these departments are interlinked and interdependent. एक डिपार्टमेंट को दूसरे डिपार्टमेंट से अलाइन करना, टारगेट्स को मैच करना, दोनों को इंटरलिंक करना, इंटरडिपेंडेंट बनाना, ना कि इंडिपेंडेंट बनाना. ये काम किसका होता है? कोऑर्डिनेशन का ही होता है कि डिपार्टमेंट्स के कामों को अलाइन करें. दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में ही नहीं घूम रहे, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं. थर्ड स्पेशलाइजेशन. ये पॉइंट ये है कि कई कई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है ना, तो उसमें हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन चाहिए होता है. और कभी कभी ऐसा होता है कि जो स्पेशलाइज्ड पीपल होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, वो समझते हैं कि हम ही सबसे क्वालिफाइड पीपल हैं. और और हम जो डिसीजन ले रहे हैं और हम जिस तरीके से काम कर रहे हैं वही बेस्ट काम है, बेस्ट तरीका है. और हम किसी की नहीं सुनने वाले. हम मैनेजर मैनेजर कंपनी की नहीं सुनने वाले. हम इतने ज्यादा एक्सपर्ट हैं, हम इतने महान, मतलब महान लोग हैं कि हम जो कर रहे हैं वो उसका कोई अल्टरनेटिव है ही नहीं. हमारा मेथड ही बेस्ट मेथड है. सो वो डू नॉट टेक एडवाइस और सजेशन फ्रॉम अदर. सो किसी से एडवाइस नहीं लेते, तो ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा करता है अलग दूसरे स्पेशलिस्ट के बीच में और कंपनी के बीच में भी. सो इसको सॉल्व करने के लिए कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है, ताकि वो जो स्पेशलिस्ट है उनकी स्पेशलिस्ट है उनकी हम स्किल्स को यूज करें कर सके कंपनी के वेलफेयर के लिए. ना कि वो अपने में ही रहें कि हम बेस्ट हैं, हम अपने हिसाब से काम करेंगे. ऐसा नहीं चलेगा, है ना. सो आई थिंक विद दैट हम इस चैप्टर को खत्म करते हैं. कुछ भी डाउट्स हो आप प्लीज पूछ लीजिएगा कमेंट्स में. एंड remain with the series, remain with the House of Ambitions. एंड सब सब्जेक्ट्स की वीडियो आने वाले हैं. सीयूईटी के टिप्स, प्रिपरेशन टिप्स भी आने वाली है. सीयूईटी 2026 में अच्छे स्कोर्स जरूर आएंगे आपके. बने रहिए इसके साथ. बोर्ड्स की तैयारी होगी, सीयूईटी की, जेएमआई की, बीबीए बीकॉम एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी होगी आपकी.
और ये तैयारी आपको और कोई नहीं करवा रहा। जो भी अच्छी अच्छी कॉलेजेस में SRCC KMC बड़ी बड़ी कॉलेजेस में है, उनके बच्चे ही आपको बता रहे हैं, तो आप हम पे भरोसा ऑफ कोर्स कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम आप कोई और ही बता रहा है जिसने आज तक CUET दी ही नहीं है, वही आपको गाइड करे जा रहा है। ऐसा नहीं है। CUET जिसने दी है वो आपको गाइड कर रहा है, तो जो इस प्रोसेस से गुजर चुका है, अगर आप उससे गाइडेंस लोगे तो आप हमारी गलतियों को वापस नहीं रिपीट करोगे, और हमें जिससे हेल्प मिली आप वो चीज़ करोगे, आपका टाइम भी बचेगा और आपके स्कोर्स भी इम्प्रूव होंगे। सो मैं तो यही कहूंगा कि आप हमसे जुड़े रहिए। बेस्ट क्वालिटी एडवाइस आपको यहीं मिलने वाली है। एंड बोर्ड्स CUET JMI की प्रिपरेशन यहीं हो जाएगी आपकी, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सो विद दैट आई थिंक वी एंड दिस चैप्टर एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। और कुछ भी आपको डाउट्स हो, कुछ भी आपको लगे कि दिस शुड नॉट बी देयर और दिस शुड बी इम्प्रूव्ड, प्लीज कमेंट। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच, गुड बाय।